नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त सोम प्रकाश। और मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पे। आज का जो टॉपिक है वो भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। परंतु क्लास को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोटेशन लेते हैं और एक संपूर्ण मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आइए एक पंक्ति हम देखते हैं। अपने हौसलों के बल पर हम अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा हैं, जगमगा कर उनके सामने ही। जो कहते खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही। चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। और सूरज खुद को बना लेंगे। तो इस काव्य में हेमंत चौहान के द्वारा लिखा हुआ है। इस काव्य में वो चुनौती दे रहा है कि जो सिद्धांत आज तक चलता आया हुआ है, उस सिद्धांत से विपरीत मैं अपना रास्ता बनाऊंगा और मैं उस रास्ते पर चलकर अपना नाम रोशन करूंगा, खुद को सूरज में बना लूंगा। तो इस तरह हमें भी अपने पढ़ाई में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, मुश्किलें आए, अपनी पढ़ाई में नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? कभी भी क्लास में टीचर आते हैं तो टीचर के सामने बहुत सारे चुनौतियां होती हैं कि वह किस तरह से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं, ऐसा कौन सी विधि को अपनाएं कि विद्यार्थी को पढ़ाया हुआ चीज हृदयंगम हो सके। और इसमें भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भाषा का किस तरह से कक्षा में प्रयोग करना है ताकि विद्यार्थियों में रुचि बने, विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और उस चीज़ को सीखकर विद्यार्थी बार बार अभ्यास करें। इसलिए ये सब चीज़ों की जानकारी एक अध्यापक को पूर्व में होनी चाहिए कि अगर वह भाषा की कक्षा में पढ़ा रहा है अथवा वह किसी अन्य विषय का भी अध्यापक क्यों ना हो, कम्युनिकेट करने के लिए कक्षा में उसे भाषा की ही आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा शिक्षण का ज्ञान एक शिक्षक को अवश्य होना चाहिए। और शिक्षक के साथ साथ जब विद्यार्थी को भी क्रमशः भाषा का ज्ञान होता है, तब वह अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे ढंग से प्रकट कर सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं आपको मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सीटेट में हर साल इससे 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कभी कभी सीटेट में प्रश्न इससे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी घुमा कर पूछे जाते हैं। इसलिए यह सब टॉपिक जो है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन हर साल आने वाला है और यह सीटेट 2020 में भी आएगा ही।
आप ये लिख कर ले लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं भाषा शिक्षण का सिद्धांत। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जी देखिए, पहला सिद्धांत है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत, इसे हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरण बोलते हैं और इंटरेस्ट को बोलते हैं रुचि बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। कोई भी सामग्री है तो शिक्षक का पहला दायित्व यह होता है कि वो उस चीज़ के प्रति बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करे। अगर बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी चीज़ों को पढ़ने में, तो वो कभी पढ़ नहीं सकता है। तो शिक्षक को अपनी भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। और साथ ही साथ इसमें शिक्षक को ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो छात्रों को मोटिवेट करे। देखिए यह शब्द है मोटिवेशन, वो उसे मोटिवेट करे कि नहीं तुम भी कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वह अभिप्रेरण एवं रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, यहाँ देखिए, लेकिन कुछ किताबों को ही बच्चियाँ पढ़ रही हैं। क्यों? जिनमें उनका इंटरेस्ट है। इसी तरह आप कक्षा में जाएंगे और बच्चों के अंदर आपको इंटरेस्ट को डेवलप करना है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो बच्चे खुद ब खुद अपनी चीज़ों के विषयों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई हुई पाठ्य सामग्री है उसको भी गंभीरता से लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भाषा शिक्षण में। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इस सिद्धांत में क्या है, इसको जान लीजिए कि बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का इसमें मतलब बालक कुछ भी चीज़ों को करता है तो वो उससे सीखता है। इसके बारे में और जानने का प्रयास करता हूँ हम लोग। प्रमुख शिक्षा शास्त्री जैसे कि फ्रोबेल, डीबी, मॉन्टेसरी के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए। इसमें पूछता है फ्रोबेल, डीबी और मॉन्टेसरी की जो शिक्षा पद्धति है वो इसी क्रियाशीलता के सिद्धांत में आती है। यूपी टेट, बिहार टेट, इस ऐसे जो टेट जितने भी होते हैं इसमें मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का बहुत योगदान है। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, क्रिएटिविटी का जो सिद्धांत है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है। क्रियाशील होना चाहिए बच्चों को, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, इंगेजमेंट इसमें ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न पूछना, जैसे यहाँ देखिए बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछना एवं मौखिक एवं लिखित कार्य करना।
प्रश्न पूछना जो है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं सीटेट में। जब जहाँ भी प्रश्न पूछने की अगर किसी ऑप्शन में आपको दिखाई देता है तो वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछना में क्या होता है कि बालक की सहभागिता होती है शिक्षक के साथ। जब तक शिक्षक के और बालक दोनों की एक साथ सहभागिता नहीं होगी तब तक एक समृद्ध कक्षा नहीं कही जाएगी। शिक्षक और बालक दोनों की सहभागिता होनी चाहिए, और यह जो सहभागिता होती है ये क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, इसका अर्थ यह है कि या तो बच्चा आपके द्वारा बताए हुए चीज़ों को ध्यान से सुन रहा है, या तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब दोनों ही परिस्थिति में बच्चा जो है आपके ऊपर अटेंशन दे रहा है। इसलिए अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है किसी कक्षा में, तो उसका अर्थ है कि बच्चा जो है वो क्रियाशील है, वो क्रिएटिविटी उसके अंदर आ रही है, उसके अंदर कुछ वो सोच रहा है, नई चीज़ों को सोच रहा है, नए सृजन करने की सोच रहा है। सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि अगर बच्चा कुछ नई चीज़ों को करने के प्रति अग्रसर हो रहा है तो क्या सही है या सही नहीं है। तो हमेशा जब भी बच्चा किसी नई चीज़ के प्रति जानने की ओर अग्रसर होगा और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो उत्तर आपका सही होगा। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है इसमें यही कहता है कि बच्चा जो है कर कर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। और इसमें फ्रोबेल, डीबी और मॉन्टेसरी इन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब हम लोग अपने तीसरे सिद्धांत की ओर जाते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है हमारा वो है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए अभ्यास का क्या नियम है आप लोग सब जानते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प पे पड़त निशान। मतलब अभ्यास के द्वारा जो है वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उससे भूलने लगता है। सही बात है कि व्यक्ति जिस जिस चीज़ों को कर रहा है वो उससे वो सीखता है, और नहीं कर रहा है तो उसको भूलने लगता है। भाषा शिक्षण में भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे जो हैं अगर जिस क्रिया को सीख कर उसको बार बार उसका अभ्यास कर रहे हैं, मतलब अगर बच्चा कोई भाषा सीख लिया है तो उससे बार बार दोहरा रहा है, उसे लिख रहा है, उसे बोल रहा है, उसे पढ़ रहा है, तो ये सब क्रियाओं को करने से बच्चे के अंदर उस भाषा के प्रति जो जानकारी है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, और पुनरावृत्ति होने से वह जो जिसे हम अभ्यास कहते हैं, पुनरावृत्ति होने से बार बार बच्चा उस चीज़ को समझता है, सीखता है और अन्य शब्दों को बोलने का प्रयास करता है। तो बच्चा जो है अभ्यास के द्वारा अपनी चीज़ों को, अपनी भाषाओं को समृद्ध करता है। इसमें इसमें लिखने का इसमें बच्चा किसी चीज़ को लिखता है, जिस तरह से इस चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा अपने मस्तिष्क को किसी विषय पर केंद्रित करके इसे सोच रहा है और लिखने का प्रयास कर रहा है, ये अभ्यास कर रहा है। तो इस अभ्यास से क्या होगा कि बच्चा के शब्द शक्ति जो है वो वृद्धि होगी, नए नए विचार आएंगे, और शब्दों को, वाक्यों को कैसे जोड़ना है, लिखना है, इसके बारे में बच्चे का ज्ञान जो है वो
समृद्ध होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसको हम अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। अभ्यास के सिद्धांत में बच्चा जो है किसी भी भाषा को, किसी भी पाठ्य सामग्री को बार बार सीख कर उससे अभ्यास करता है, चाहे वो लिखता हो, बोलता हो, पढ़ता हो। हम्म, और इसे करके वो अपने ज्ञान में अर्जन करता है, समृद्धि करता है। इसलिए इसे हम अभ्यास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। और विद्यालय में बार बार ये कराया जाता है। आप बचपन से लेकर अगर आप ग्रेजुएशन तक भी जाएंगे तो हर जगह लिखना, पढ़ना, बोलना, भाषा से जुड़े हुए आप रहेंगे। इसलिए यह जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब आते हैं, चौथा जो हमारा सिद्धांत है वह है समन्वय का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन इसे कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन का बहुत ही आवश्यकता है हमारे जीवन में। हम जहाँ भी रहते हैं अपने क्षेत्र में, वहाँ अपने शिक्षकों से, मित्रों से, परिवार के जनों से एक कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। और इसके बिना हम एकांत हो जाएंगे। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन किसी से नहीं बनेगा तो हम अपने आप में एकांत महसूस करने लगेंगे। तो इस विषय पर मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, आइए इसके हम देखने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। वास्तविक यानी कि रियल। तो जो रियल चीज है उससे बच्चे इसमें अधिक रुचि लेते हैं, जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे ग्रहण कर पाए। अगर आप किसी प्राथमिक कक्षा में हैं या माध्यमिक कक्षा में हैं, तो मान लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, किसी प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं फलों के बारे में। तो फलों के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो आप किसी दिन गए सेब के बारे में पढ़ाएं, तो आप उससे संबंधित जो सेब है वो आप क्लास में लेकर चले गए। तो बच्चा जो है सेब, सा और ब शब्द से यह जो फोटो है, तस्वीर है फल की, इसे वो जोड़ पाएगा। और जब जोड़ता है तब उसकी जो भाषा है वो समृद्ध होती है। इसी तरह जब आप इतिहास पढ़ा रहे हो क्लास में, और इतिहास में जब बात होती है सिक्कों की, मुगलों की, तो अगर आप कक्षा में वो उस समय के सिक्के लेके चले गए या किसी मुगल बादशाह की आप तस्वीर लेके चले आए, तो बच्चे जो हैं उस तस्वीर से, उस सिक्के से, कोई बर्तन है उस समय का, उस बर्तन से अपने आप को जोड़ते हैं और अधिक सीखते हैं। इसलिए कभी कभी रियल ऑब्जेक्ट्स में ही, जो जहाँ इसमें बात हो रही है समन्वय का, कभी कभी रियल ऑब्जेक्ट्स में बच्चों को टूर पे लेके जाया जाता है और वहाँ ताजमहल, ये सब आदि चीज़ें जो हैं, मोनूमेंट्स जो है, लाल किला दिखाया जाता है, ताकि बच्चे उस चीज़ को अपने से जोड़ पाएँ, तो समन्वय कर पाएँ, कोऑर्डिनेट कर पाएँ। तो यही समन्वय का जो सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी हम चीज़ों को अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर वही चीज़ उसी रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो उससे हम और अच्छे तरीके से सीखते हैं। ये समन्वय के सिद्धांत में आता है। आइए हम अपने नेक्स्ट सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, समन्वय के सिद्धांत में ही है एक ये बल्ब है।
अब कक्षा में आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विद्युत के बारे में बता रहे हैं, और बल्ब, रियल बल्ब अगर आप लेके चले गए, आप शिक्षक हैं और उस बल्ब को बच्चों के सामने लेके चले गए, बल्ब कैसे जलता है ये बताएं, तो इससे वो बच्चा जो है अपने ज्ञान को जोड़ता है। और साथ ही अगर भाषिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो बल्ब जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब, आधा ल और ब। यह अगर शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा और उसके सामने यह चित्र बना देगा या यह चित्र आपके प्रस्तुत प्रस्तुत कर देगा, तो छोटे बच्चे जो हैं उस चित्र से उस शब्द को जोड़ पाएंगे, उस रियल ऑब्जेक्ट से इसको जोड़ पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, समन्वय कर पाएंगे, जिससे कि उस खास चित्र का उस खास शब्दावली से संबंध स्थापित हो जाएगा। इसलिए रियल ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही योगदान है। और आपको जानकर आपको अच्छा लगेगा कि एनसीएफ 2005 में ये समन्वय का सिद्धांत को जोड़ा गया है। एनसीएफ क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें हर पाठ्यचर्या आपकी किस प्रकार की होगी, क्या क्या उसमें होंगे, उसके बारे में बताया गया है। विस्तृत में एक मैं वीडियो बनाऊंगा एनसीएफ के बारे में उसमें। और इस एनसीएफ से सीटेट में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एनसीएफ। इससे संबंधित एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए मैं अब अपने नेक्स्ट सिद्धांत की ओर अग्रसर होता हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रत्येक, डिफरेंसेस मतलब कि भिन्नता, तो प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है और कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा जो होता है वो हर बच्चा से भिन्न है, चाहे वो एज में हो, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो उसके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा हो, वो हर बच्चा जो है एक दूसरे बच्चे से भिन्न है। और भाषा शिक्षण की कक्षा में यह बहुत ही एक के हम कहें कि संसाधन के रूप में कार्य करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई क्लास है जिसमें कि कोई बच्चा जो है हिंदी बोलता हो, कोई बच्चा अपनी भोजपुरी बोलता हो, कोई बच्चा आपका मान लीजिए कि दक्षिण भारत का हो तो तमिल बोलता हो, कोई पंजाबी बोलता हो। तो इस तरह के अगर कोई बहुभाषिक कक्षा है तब तो आप कोई भाषा का शिक्षक है वो उसको काफ़ी दिक्कत होगी पढ़ाने में, लेकिन उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुभाषिकता की कक्षा है तो वो अपने अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और संस्कृति से जुड़े होने के कारण जब शिक्षक एक संपर्क भाषा का प्रयोग करेगा, मान लीजिए कि वो हिंदी का ही प्रयोग करे और वो हिंदी के माध्यम से बताए, तो सबको समझ में आएगा। परंतु उससे बहुभाषिकता का जो फायदा है वो हर बच्चे को मिलेगा। जो तेलुगु वाला बच्चा है वो भोजपुरी वाले बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में बताएगा, शिक्षक को बताएगा, उत्तर भारत वाला दक्षिण भारत के संस्कृति के बारे में समझाएगा। तो बहुभाषिकता की कक्षा को मनोवैज्ञानिकों ने एक संसाधन के तौर पर लिया है, इसे एक रिसोर्स के तौर पर लिया गया है। और सीटेट में बहुभाषिकता से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। यही प्रश्न पूछ देता है कि संसाधन के रूप में लिया जाना क्या सही है या गलत है। बहुभाषिकता से प्रश्न हर साल आते हैं। अच्छा, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही है
तो व्यक्तिगत विभिन्नता में आपके विविध प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। कोई सिंगिंग में आपका अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, हम्म कोई मिमिक्री करने में अच्छा है। तो सारे बच्चों को आपको क्लास में लेकर चलना है और सबको एक साथ समन्वय का सिद्धांत भी इसमें शामिल हो जाएगा और सबको एक संसाधन के रूप में आपको प्रयोग में लाना है। साथ ही साथ एक ऐसी भी कक्षा है या एक ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि शारीरिक रूप से अ, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं किसी कार्य को करने में, और ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा में होते हैं जिन्हें हम विकलांग कहते हैं। तो विकलांग बच्चों को भी आपको कक्षा में लेकर चलना है। तो इस सारे डिस्कशन का निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ कि आपके क्लास में हर तरह के बच्चे मिलेंगे। तेज बच्चा भी मिलेगा जो पढ़ने में बहुत तेज है, कमज़ोर बच्चा भी मिलेगा जो पढ़ने में बहुत मतलब कि सामान्य से स्तर से नीचे स्तर का है, एक सामान्य स्तर का भी बच्चा है, एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, कोई शारीरिक रूप से संपन्न बच्चे हैं, कोई शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं। तो सारे बच्चों को आपको एक कक्षा में लेकर चलना है और अपनी नीति में, अपने शिक्षण में इस तरह का परिवर्तन लाना है कि सभी बच्चों को एक समान जो है आपको क्या मिले, ज्ञान मिले। सभी बच्चों को एक समान। तो ऐसे कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशी कक्षा। क्या बोलते हैं? समावेशी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सारे बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर दिया जाता है, पढ़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि सबका विकास एक साथ हो। और इन सब चीज़ों को हम लोग एक संसाधन के रूप में ग्रहण करके चलते हैं। तो जब विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रतिभा और विभिन्न शारीरिक क्षमताओं के लोग एक साथ एक कक्षा में पढ़ेंगे तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता तो रहेगी ही, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो रहेगा, लेकिन सबका विकास एक साथ होना चाहिए। और यही इस सिद्धांत का प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है। और यह जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन आगे भी टॉपिक आपको मिलेगा, लेकिन अभी बस जानकारी के लिए जान लीजिए समावेशी कक्षा में इन सारे विद्यार्थियों का विकास एक साथ संभव हो सकता है और होता ही है। आइए हम अपने अंतिम और इस वीडियो के अंतिम सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो का जो अंतिम सिद्धांत है वो है चयन का सिद्धांत। इस चयन का सिद्धांत जो है इस वीडियो का अंतिम सिद्धांत है, लेकिन अगले वीडियो में मैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो मुख्य सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने ही दिया है, कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, सी-टेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, जैसे पियाजे है, वाइगोस्की है, चॉम्स्की है, इन सब के जो सिद्धांत हैं भाषा शिक्षण का, वो मैं अगले वीडियो में जरूर मैं दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। चयन के सिद्धांत के बारे में आइए हम लोग देखते हैं क्या है चयन का सिद्धांत। क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, बिल्कुल है। इसमें हम विभिन्न विषयों को पढ़ना व सीखना होता है। विभिन्न विषयों को हमें पढ़ना और सीखना होता है। शिक्षक का यह दायित्व होता है कि कौन सा विषय पहले पढ़ाया जाए, कौन सा विषय बाद में, किसी भी शिक्षण सामग्री को कैसे प्रस्तुत करें, कौन सी कक्षागत समस्याओं को पहले हल करें, ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चयन मतलब अब शिक्षक के पास तो सारा मटेरियल है, बुक है, उसके पास टीएलएम है। टीएलएम
मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। ये भी आप लोगों को बीएड में बताया गया होगा, या नहीं भी बताया गया है तो मैं एक दिन समय लेकर सब सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। शिक्षण सहायक सामग्री, तो एक शिक्षक के पास सब चीज़ मौजूद होता है, शिक्षण के सूत्र मौजूद हैं, शिक्षण की विधियाँ उसके पास है, लेकिन कब किस शिक्षण की चीज़ों को प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, इसका चयन उसे करना होता है, शिक्षक को चयन करना होता है। अगर शिक्षक जो है सही रूप में अपने विषयों को समझ ले कि आज हमें क्लास में जाना है तो बच्चों को ये पढ़ाना है, इसके बाद ऐसे पढ़ाना है, इसके बाद इस प्रकार से उन्हें प्रश्न देना है, उन्हें लिखवाना है, उन्हें सामने लाकर पढ़वाना है, इन सब का वो चयन करता है। और जब शिक्षक जो है पाठ योजना तैयार करता है, जिसे हम लोग लेसन प्लान बोलते हैं, जब वो शिक्षक जो है पाठ योजना तैयार करता है तो उसमें वो इन इसमें इस सारे चीज़ जो हैं वो लिखे रहते हैं कि आज आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इस पढ़ाने से क्या होगा, बच्चों में क्या विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें पहले से मेंशन रहती हैं। तो चयन का सिद्धांत जो है वह मुख्यतः और शिक्षक से डायरेक्ट रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें आपको अपनी चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे बच्चों के सामने परोसना है। जैसे हम थाली परोसते हैं तो पहले कौन सी चीज़ें देंगे, पहले शुरू में ही जैसे पार्टी में जाते हैं तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, पहले सलाद लेते हैं, उसके बाद पूड़ी लेते हैं, फिर सब्जी लेते हैं, फिर चावल लेते हैं, तब दाल लेते हैं। इस तरह एक क्रम है। उसी तरह शिक्षण कार्य में भी एक क्रम है। ऐसा नहीं कि पार्टी में जाते ही पहले दाल लेंगे, तब चावल लेंगे, तब पूड़ी लेते, ये उल्टा क्रम नहीं चलता है। पढ़ाई में भी, शिक्षण कार्य में भी एक क्रम चलता है। तो इसी क्रम को जानना और उसको चयनित करना, शिक्षक को क्या है, मन चयन करना, बच्चों को देखना, बच्चों की प्रतिभा को देख लेना, बच्चों के स्तर को जांच कर लेना, ताकि जो शिक्षण कार्य हो बच्चों के लेवल से हो और बच्चों तक हो। तो ये सब जो है चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चयन का जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इस पर एक मनोवैज्ञानिक है, उसका नाम है राय बर्न। राय बर्न ने क्या कहा है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। राय बर्न ने कहा है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। इसलिए शिक्षक को कौन सी विधि चयन करना है, कौन सी विधि का चयन नहीं करना है, यह चयन का सिद्धांत हमें बताता है। और इस सिद्धांत से प्रश्न हर साल आया हुआ है। आप प्रश्न को उठाइएगा, उसमें देखिएगा कहीं फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, कहीं आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि अमुक बच्चा है और अमुक बच्चा को खाली स्थान क्लास में शिक्षक ने इस आधार पर इसे पढ़ने के लिए यह पुस्तक प्रदान की, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, बहुभाषिकता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो चयन का जो सिद्धांत है बहुत ज़रूरी है। किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा पाठ्य सामग्री पढ़ाना है, कौन सा छोड़ना है, यह शिक्षक जो है चयनित करता है और अपने शिक्षण कार्य में आगे बढ़ता है। इस तरह आज हम लोगों ने जो है सब सिद्धांत के बारे में जाना, इसमें कि है आपका सिद्धांत, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है,
समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है और चयन का सिद्धांत है। अब आइए मैं आपको 2 प्रश्नों के साथ छोड़ता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न यह है कि एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में, देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ वही प्रश्न आया हुआ है। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। चौथा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अवसर देना। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक हैं और किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो एक यहाँ जो क्लू वर्ड है वो देख लीजिएगा कि बहुसांस्कृतिक कक्षा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बस और है, उसे आप देखिए। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? इस समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा के बारे में किसमें पढ़ाया गया है? व्यक्ति विभिन्नता वाले सिद्धांत में पढ़ाया गया है। तो उसे जाकर आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अनुकूल या प्रतिकूल है? तो पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा का ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। सी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अथवा डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो देखिए प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप जब इसे को ध्यान से इस वीडियो को फिर से देखिएगा और सोचिएगा तो ये प्रश्न आपको जरूर इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कोई सिद्धांत नहीं पूछता है। सी टेट की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है, सी टेट और अन्य जो टेट होती हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि सी टेट किसी भी प्रश्न को उसके व्यवहारिक रूप से पूछता है। कि वो अगर उसको इमेजिन करता है कि आप किसी क्लास में हैं, कहीं विद्यालय में हैं, और जो अन्य टेट होते हैं उसमें भी व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन सिद्धांत से प्रश्न अधिक पूछते हैं। और सी टेट में जैसे आप ये प्रश्न भी देख रहे हैं तो सिद्धांत से प्रश्न तो है ही, लेकिन इसका व्यवहारिकता में प्रश्न है और इसकी यही व्यवहारिकता इसकी मौलिकता में आती है। और इसी मौलिकता के चलते सीटेट जो है अति महत्वपूर्ण परीक्षा हो जाता है। अन्य परीक्षाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाएं महत्वपूर्ण है शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित, चाहे यूपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट, जितनी भी टेट की परीक्षाएं हैं सारी महत्वपूर्ण है। तो सी टेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सी टेट से हर स्टेट में, कुछ स्टेट को छोड़कर हर स्टेट में आप जा सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। तो सी टेट का एक अपना अलग लेवल है जो उसकी अपनी मौलिकता है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उस पर मंथन करें और जो कंसेप्ट दिया जा रहा है उस कंसेप्ट को फिर से देखें। नहीं समझ में आता है कमेंट करें, फिर से मैं उस चीज़ों को पढ़ाऊँगा या फिर से उससे मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से बनाऊँगा। तो चलिए बच्चों, आज का जो ये कक्षा है वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट कक्षा में हम भाषा शिक्षण के जो कुछ सिद्धांत बच गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसे लेकर मैं आऊँगा और उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के साथ में आऊँगा। मैंने वादा किया है आपको, मैं 15 दिन में सीटेट का जो सिलेबस है हिंदी वाला मैं कंप्लीट करा दूंगा और 15 दिन के बाद केवल प्रैक्टिस चलेगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी है, बनी है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।